को डिटेल से पढ़ा था और आज हम सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, E=hf के फार्मूले से रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे और आज हम फोटोन के बारे में कुछ पढ़ेंगे और डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर विद प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया है, राइट। इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिक्रीजेस। दूसरा ऑप्शन है कि इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एंड द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एंड द टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम। तीसरा है कि इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिक्रीज एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। और लास्ट ऑप्शन है कि इट्स काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिक्रीज। सो अगर आप फार्मूलाज देखें, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था हमारे पास ke²/2rn, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन था -ke²/rn और टोटल एनर्जी का रिलेशन था हमारे पास -ke²/2rn। तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि विद द इंक्रीज ऑफ द क्वांटम नंबर जो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी है वो इंक्रीज करेंगे बिकॉज दे विल बी लेस नेगेटिव। इसका मतलब है डिक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो फिर ये क्या करेंगे, ये डिक्रीज करेंगे। और डिक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से काइनेटिक एनर्जी जो है ये क्योंकि rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² होता है ना, तो क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिक्रीज होगा ना तो n डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जबकि ये दोनों कम होंगे। सो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी विल डिक्रीज। इसी तरीके से जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Next question is also about the hydrogen spectra, and the question is transition from state n=4 to n=3 in a hydrogen like atom results in a UV radiation, means ultraviolet radiation. So infrared radiation will be obtained in the transition. तो options हैं when electron go from 2 to 1 यानी कि second orbit to first orbit, और 3 to 2 और 4 to 2 और 5 to 4। इसमें एक चीज़ देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे ज़्यादा एनर्जी का गैप होता है पहले और दूसरे शेल के दरमियान, और फिर जैसे जैसे आप जो है हायर एक्साइटेड स्टेट में जाते जाते हैं एनर्जी का गैप कम होता जाता है। सो 4 से 3 में यानी कि जब ये ट्रांजिशन हुई सो फिर फॉर एग्जांपल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो एमिट हुई है। अब हमने इंफ्रारेड रेडिएशन लेनी है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन जो है उनकी एनर्जी अल्ट्रावायलेट से कम होती है, तो कम एनर्जी गैप कहाँ से कहाँ आएगा, फिर दिए गए ऑप्शन में 2 से 1 तो बहुत एनर्जी गैप है, 3 से 2 भी इसके नजदीक ज़्यादा एनर्जी गैप है, तो दिए गए ऑप्शन में 5 से 4 तक ये एनर्जी गैप कम है क्योंकि वाई एक्सिस पर मैंने आपको बताया था कि एनर्जी। सो अगर आपने इंफ्रारेड लेनी है तो वो 5 से 4 के दरमियान होगी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन डी, 5 to 4। एक और क्वेश्चन देखिएगा, in an hydrogen atom the electron in a given orbit has total energy of -1.5 electron volt, the potential energy is, तो हमने क्या कहा था जी, potential energy is 2 times the total energy। so जो total energy है, total energy कितनी है जी, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आएगी जी, वो आएगी -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन। सो ये एनर्जी ज़्यादा है, ये एनर्जी ज़्यादा है, डेफिनेटली टोटल एनर्जी ज़्यादा है बिकॉज टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। एंड वंस मोर एक चीज़ और है कि -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मोर नेगेटिव एंड -1.5 इज लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव मीन्स की बड़ी वैल्यू होती है। ये लेक्चर के दौरान जिनको ये बात ना समझा, मैंने लेक्चर में इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो वहाँ से भी आप इसको गौर से देख सकते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट विल बी ऑप्शन डी, -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Next question is on decreasing the principal quantum number n, the values of r and v will be, option A increase, option B decrease, r will decrease and v will increase, and option D r will increase but v will decrease। अब देखिए v और r की बात की गई है, हमें पता है कि v is inversely proportional to n and rn is directly proportional to n square, right। ये दो चीज़ें हमें पता है। सो अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिक्रीज कर रहे हो तो क्या होगा, v बढ़ेगा और इसको डिक्रीज करने से rn क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो rn will decrease and v will increase, so Charlie will be the right option for this question। So next question देखिए, it's all about the hydrogen spectra. The question is an electron in the hydrogen atom is in this fourth excited state, the maximum number of spectral lines will be, यानी कि maximum number of spectral line कब निकलेंगी, जो excited state से ground state में आ सकता है, यानी कि वो n=4 से n=1 में आएगा। तो जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन n=4 से n=1 में एक ही जंप में आए, तो इलेक्ट्रॉन n=3 में जा सकता है, फिर 3 से 2 में, फिर 1 में, या n=4 से डायरेक्ट वो n=2 में आए, या फिर 1 में आए, या फिर n=4 से डायरेक्ट वो n=1 में आ सकता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 एंड ऑप्शन डी 15। तो ये देखिए उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर ग्राउंड स्टेट में आना हो इलेक्ट्रॉन ने तो ये फॉर्मूला है। तो कौन सी स्टेट में है, वो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में है, n की जगह पे आप 4 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 into 4 - 1 is 3 and 3 to the 6। so correct option for this question will be option A, that is 6 spectral line in maximum। so ये क्वेश्चन थे अबाउट दी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो हमारा लास्ट टॉपिक था जिसको हमने पढ़ा था। सो डे स्टूडेंट, आफ्टर दी प्रैक्टिस ऑफ स्पेक्ट्रा रिलेटेड क्वेश्चंस, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दी फोटोन। फोटोन जो है इसका बैकग्राउंड ये है कि जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट हुआ और उसको फिर एक्सप्लेन किया मैक्स प्लांक ने अपनी जो थ्योरी है क्वांटम थ्योरी उसकी बुनियाद पर, तो उसने कहा कि जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता, वो डिसकॉन्टिन्यूस होता है, और फिर जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है मैटर वो भी कॉन्टिन्यूस नहीं होगी बल्कि डिसकॉन्टिन्यूस होगी, और उस एनर्जी के पैकेट को उसने क्वांटा कहा। आइंस्टाइन ने जो मैक्स प्लांक की थ्योरी थी क्वांटम थ्योरी, उसकी बुनियाद पर उसने कहा कि ये जो पैकेट ऑफ एनर्जी है ये ना सिर्फ पार्टिकल नेचर रखता है जैसा कि मैक्स प्लांक ने कहा था, बल्कि ये इंडिविजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, नंबर 1। नंबर 2, और ये इंटीग्रल पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, और उस पार्टिकल को फिर उसने फोटोन का नाम दिया। सो ये जो टॉपिक है फोटोन का, अब इसमें फोटोन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं आपको याद होगा, जब हमने वेव्स पढ़ा था तो फिर मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ाई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल फोटोन भी चार्जलेस पार्टिकल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, और इट कैन मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, और जो भी पार्टिकल
पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है इट विल हैव जीरो रेस्ट मैस। तो फोटोन का कोई रेस्ट मैस नहीं है, फोटोन हैज जीरो रेस्ट मैस। अब आप ये सोचेंगे कि अगर फोटोन का रेस्ट मैस जीरो है तो व्हाट अबाउट द मूविंग मैस ऑफ द फोटोन। तो फोटोन डू हैव जीरो रेस्ट मैस बट फोटोन हैज सम मूविंग मैस। अब वो मूविंग मैस कैसे निकालते हैं उसको हम बाद में देखेंगे। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि क्योंकि फोटोन का रेस्ट मैस जीरो है तो P इज इक्वल टू mv। तो अगर रेस्ट मैस जीरो है तो क्या फोटोन का मोमेंटम जीरो है? नहीं, फोटोन का मोमेंटम जीरो नहीं है। फोटोन के मोमेंटम को हम इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला भी अभी हम देखेंगे। अब जब ये एस्टैब्लिश हो गया कि फोटोन का जीरो रेस्ट मैस है, फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा देखिए, अगर फोटोन पे कोई चार्ज नहीं है तो इस पर ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, बिकॉज उसके लगने के लिए हमारे पास रिलेशन है F इज इक्वल टू क्यू ई। बिकॉज फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता तो इस पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग सकती। इसके अलावा क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। इस पर कोई चार्ज नहीं होता तो फिर इसका मतलब है कि इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लग सकती। सो फोटोन पर कोई चार्ज नहीं है, इट कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय ईदर मैग्नेटिक फील्ड और द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अलावा इट हैज़ जीरो रेस्ट मैस बट इट हैज़ मूविंग मैस। और इसके अलावा फोटोन हैज़ सम मोमेंटम, जिसको मैंने अभी मालूम करने के तरीके भी आपको बताएंगे। और आपको पता है कि एनीथिंग दैट हैज़ मोमेंटम कैन एक्सर्ट प्रेशर। जरा दोबारा याद कीजिए चैप्टर नंबर 11 को, क्या कहा था हमने कि मोमेंटम ट्रांसफर्ड प्रेशर को हमने कैसे डिफाइन किया था कि इट इज बेसिकली द मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स टू द वॉल ऑफ द कंटेनर पर सेकंड पर यूनिट एरिया। सो अगर किसी के पास मोमेंटम है एंड डेफिनेटली दैट पार्टिकल कैन ट्रांसफर मोमेंटम, सो इट मींस इट कैन एक्सर्ट प्रेशर। सो फोटोन कैन आल्सो एक्सर्ट प्रेशर। सो ये थ्योरेटिकली वो चीज़ें हैं फोटोन से रिलेटेड। और फोटोन आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है इन वैक्यूम। सो अब हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ दिस फोटोन? वेल वी कैन यूज एज मेनी फार्मूलाज एज वी कैन। हम फोटोन की एनर्जी के लिए फार्मूला E इज इक्वल टू mc स्क्वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमेंबर हियर m इज नॉट द रेस्ट मैस, इट इज द मूविंग मैस। इसके अलावा हमें पता है कि E इज इक्वल टू hf, एनर्जी के लिए हम ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वी नो दैट C इज इक्वल टू f लैम्डा एंड फ्रॉम हियर f कैन आल्सो बी रिटन एज c ओवर लैम्डा। सो जो एनर्जी है दैट कैन बी रिटन एज hc ओवर लैम्डा। तो ये भी जो है वो फोटोन का एनर्जी का फार्मूला है। इसके अलावा E इज इक्वल टू pc, हम फोटोन की एनर्जी को ऐसे भी मालूम कर सकते हैं। सो ऑल दीज फार्मूलाज आर रिलेटेड टू द फार्मूलाज ऑफ एनर्जी ऑफ द फोटोन। अब हम आते हैं मोमेंटम ऑफ द फोटोन की। पहले हम मैस ऑफ द फोटोन को देख लें। मैस ऑफ फोटोन, ये फार्मूलाज आपने अपनी फिंगर टिप्स रखने हैं, बिकॉज जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो फिर ये आपको हेल्प आउट करेंगे। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी नो दैट m इज इक्वल टू e बाई सी स्क्वायर, राइट। इसके अलावा e इज इक्वल टू mc स्क्वायर भी होता है, e इज इक्वल टू hf भी होता है। इन दोनों को कंबाइन करें तो mc स्क्वायर इज इक्वल टू hf, इट मीन्स कि m इज इक्वल टू hf ओवर c स्क्वायर। सो दिस इज ऑल्सो द रिलेशन फॉर द फोटोन। हम जानते हैं कि f इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। तो इसी इक्वेशन में h ओवर c स्क्वायर, f की जगह पे पुट कीजिए c बाई लैम्डा, तो ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा h ओवर c लैम्डा। तो हम फोटोन के मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ मैस और इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ और इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी और इन टर्म्स ऑफ इट्स एनर्जी, हम फोटोन के जो है वो मैस उसको मालूम कर सकते हैं, राइट। सो व्हाट अबाउट द मोमेंटम ऑफ द फोटोन? अगर हम इसके मोमेंटम के लिए रिलेशन लिखें, मोमेंटम ऑफ फोटोन, राइट। तो फोटोन के मोमेंटम को हम किस तरह लिख सकते हैं? वी नो दैट E इज इक्वल टू पी सी। सो फ्रॉम हियर P इज इक्वल टू E बाई सी। इसके अलावा आपको पता है कि E बराबर होता है HF के, तो HF बाई सी। इसके अलावा आपको पता है कि E होता है HC ओवर लैम्डा के, तो E की जगह HC ओवर लैम्डा लिखें, C ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P बराबर किसके आ जाएगा? H ओवर लैम्डा के। सो वंस अगेन द मोमेंटम ऑफ द फोटोन कैन बी फाउंड आउट इन टर्म्स ऑफ इट्स एनर्जी और इट्स फ्रीक्वेंसी और इट्स वेवलेंथ। तो इट डिपेंड्स कि हमें न्यूमेरिकल में क्या डेटा दिया हुआ है और उसी की बुनियाद पर हम फिर एनर्जी या मैस या मोमेंटम मालूम करने के लिए डिफरेंट फार्मूलाज जो है वो लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, बिकॉज फोटोन हैज़ एनर्जी तो इट कैन ऑल्सो एक्सर्ट पावर। तो पावर इज बेसिकली, अभी हम पावर ऑफ द फोटोन की बात करें, पावर एक्सर्टेड, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। इनफैक्ट यूएचएस में भी क्वेश्चन आया था। सो जो पावर है, पावर इट इज़ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। सो एनर्जी इज, अगर एक फोटोन है तो ई वरना एन ई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एन ई की जगह आप लिख सकते हैं HF ओवर टी। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड, तो एन बाई टी किसके बराबर आ जाएगा? P ओवर HF के, राइट। सो इसी तरीके से इस फार्मूले में एन एच वैसे का वैसे रखें, तो HF बेसिकली HF इज एनर्जी, तो HF की जगह आप HC ओवर लैम्डा भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये फार्मूला भी आ सकता है, ये जो HF है, बिकॉज E इज इक्वल टू HF एंड E इज इक्वल टू C ओवर HC ओवर लैम्डा। तो HF की जगह HC ओवर लैम्डा रखेंगे, यहाँ से भी नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड कितने आ जाएंगे? P इंटू लैम्डा ओवर HC। तो ये भी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी आ गया, फार्मूला आपके पास इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आ गया। सो दिस इज द पावर एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। सो इसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन अगर आपने मालूम करनी है, इंटेंसिटी, सो इंटेंसिटी इज व्हाट? पावर पर यूनिट एरिया। सो पावर आप कैलकुलेट कर चुके हैं, एरिया डिपेंड करता है कि किस एरिया पर जाकर फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, वो एरिया पुट करेंगे तो आपको इंटेंसिटी भी मिल जाएगी। सो दीज आर द डिफरेंट रिलेशंस जिनकी बुनियाद पर जो है वो आप इन रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखिए कि व्हेन यू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन, अक्सर बात आपको क्या दिया होता है कि आपको वेवलेंथ दी गई होती है और आपने एनर्जी ऑफ द फोटोन मालूम करनी होती है, या आपको एनर्जी दी गई होती है तो आपने वेवलेंथ फाइंड करनी होती है। देखें, ये जो एनर्जी का फार्मूला है ना, HC ओवर लैम्डा, राइट। सो ये है जाउल में। अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मालूम करते हैं एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो HC ओवर E इंटू लैम्डा होती है। तो अगर आप इन तमाम फैक्टर्स को सॉल्व करें ना, तो फिर ये जो एनर्जी है इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, इट इज़ 1240 ओवर वेवलेंथ इन नैनोमीटर, और या फिर एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 12400 ओवर वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। ये दो फार्मूलाज आप याद रखिए, ये दो फार्मूलाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दी गई है तो आप ये रिलेशन लगा के एनर्जी मालूम कर सकते हैं। और अगर आपको वेवलेंथ, फॉर एग्जांपल रेड लाइट जो है उसकी जो वेवलेंथ है, लेट अस सपोज इट इज 620 नैनोमीटर, मैं आपसे कहता हूँ कि जो एनर्जी फाइंड करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे 620 लिखेंगे, इंटू 10⁻⁻9 नहीं लिखना, बिकॉज ये वाली वैल्यू अंडरस्टूड है कि नैनोमीटर में होती है। इस फैक्टर को जब सॉल्व किया ना तो फिर वो फैक्टर उसमें आ चुका है। तो यह आ जाएगा 1240 ओवर 620 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको पता लग गया फिर इससे कि जो विजिबल लाइट है
उसकी जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती है, 10⁻⁻1 में होती है, 0 में होती है, यानी कि 1 से लेकर 2 3 4 इस तरीके से आ सकती है, राइट। सो ये जो फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज को आपने याद रखना है फोटॉन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब हम जरा देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक से, ऑफ द फोटोन। और इसमें पहला क्वेश्चन आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन हुज एनर्जी इज 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन ए इज 1.8 into 10⁻⁻16 हर्ट्ज, ऑप्शन बी इज 1.8 into 10⁻16 हर्ट्ज, ऑप्शन सी इज 1.8 into 10⁻9 हर्ट्ज एंड ऑप्शन डी इज 1.8 into 10⁻12 हर्ट्ज। तो इसमें देखिए वी नो दैट E इज इक्वल टू HF, राइट। सो जो एनर्जी है वो कितनी दी हुई है जी, 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपने एनर्जी को जॉल में कन्वर्ट करना है, सिंपली क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो E लिखा हुआ है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसकी जगह चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिख दें, और वो कितनी है जी, वो है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो E की जगह मैंने ये सारी वैल्यू लिख दी, वोल्ट वैसे का वैसे आ गया, कूलम इंटू वोल्ट आपको पता है कि जॉल होता है, राइट। सो ये जो एनर्जी आ जाएगी वो 75 मल्टीप्लाई बाय 1.6 into 10⁻⁻19 जॉल हो जाएगी। अब आपने क्या मालूम करना है जी, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। सो फ्रीक्वेंसी इज E by H, सो E इज 75 into 1.6 into 10⁻⁻19 and H is 6.63 into 10⁻34 joule second, right? So अगर आप इसको सॉल्व करेंगे then you can get the answer. So इसको अगर आपने अब जो है वो सॉल्व करना है तो इसको आप 6 ट्रीट कर लें, 6.63 की जगह 6 ट्रीट कर लें, ये पॉइंट खत्म कर दें, तो फिर यहाँ पर जो है वो वैल्यू क्या आ जाएगी, -20 आ जाएगी, राइट। तो अब आप इसको जो है क्योंकि आपने ऑर्डर से जवाब का अंदाजा लगाना है ना, तो ये 8 हो गया और ये आ गया 3। सो यहाँ पर जो है ये 75 मल्टीप्लाई बाय 8, राइट, 75 मल्टीप्लाई बाय 8 ओवर 3 करेंगे इंटू 10 क्या हो जाएगा जी, -20 + 34। आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है इसको अगर आप 8 को मल्टीप्लाई करें 75 से डिवाइड बाय 3 करें, पावर देखें कितनी आ रही है, 34 - 20 14। तो 14 तो ये है, ये जो जवाब आपके पास आएगा, ये जो आंसर आपके पास आएगा, इट शुड बी ग्रेटर देन 1। तो पावर ऐड होगी, 10⁻14 से ज़्यादा होगी, तो 14 से ज़्यादा तो ये है 16। मैंने सॉल्व जानबूझ के नहीं किया ताकि मैं आपको अप्रॉक्सीमेशन मेथड बता सकूँ। ये जवाब क्या आएगा, ये फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको जो है 9 कर लें तो 3 3 9, ये 3 आ जाएगा। 75 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, मतलब 150, 225 का मतलब है 10 की पावर 2 और इधर से आएंगे, तो ये हो गए 14 और 2 इधर से आए 16। अप्रॉक्सीमेशन से भी करना सीखें ताकि आपका टाइम बचे कैलकुलेशन के अलावा। अब देखिए 14 यहाँ से आ गया, 10 की पावर कुछ यहाँ से ऐड होनी है, इसका मतलब हमारा आंसर 14 से ज़्यादा है। तो 14 से कम होता तो ये होता है, 14 से ज़्यादा तो फिर ये है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो बीटा आंसर है, दिस इज नॉट अल्फा, दिस इज बीटा, तो बीटा जो है दैट इज हमारे पास राइट आंसर, राइट। सो 1.8 into 10⁻16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड क्वेश्चन इज एन एयर स्टेशन इज ब्रॉडकास्टिंग द वेव्स ऑफ द वेवलेंथ 300 मीटर्स। वेवलेंथ है जी 300 मीटर की। इफ द रेडिएटिंग पावर ऑफ द ट्रांसमीटर इज, पावर जो है वो आपके पास 10,000 वॉट है, देन द नंबर ऑफ फोटॉन्स रेडिएटेड पर सेकंड, हमने n/t मालूम करना। अभी हमने क्या किया था जी, NHc over लैम्डा, हमने n/t मालूम करना है। सो n/t इज p into lambda over hc. So what is p? p is 10⁻⁴. What is c? c is what is lambda? Lambda is 3 into 10⁻². h is 6.63 into 10⁻34 and c is speed of light 3 into 10⁸ right? So ये 3 इससे कैंसिल आउट हो गया, तो अब आपके पास आंसर आ गया 1/1.63। अब सिर्फ 10 की पावर का खेल है, 4 and 2 6 हो गया आपके पास, ये आ गया -34 + 8 कितना हो गया आपके पास, -26 हो गया, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वो प्लस जो है वो 26 हो जाएगा। तो अब जरा देखिए अप्रॉक्सीमेशन मेथड वंस अगेन, तो 26 + 6 कितना हो जाएगा, 32, और ये जो जवाब है ये पॉइंट में आएगा, यानी कि 10 की पावर 1 आप 32 से कम कर दें, 1.5 into 10⁻31। वंस अगेन अप्रॉक्सीमेशन मेथड से आप इसको सॉल्व ना भी करें तो डायरेक्टली यू कैन रीच द आंसर। Similarly, we are talking about the photon. तो एक और क्वेश्चन देखिए इससे रिलेटेड, एंड द क्वेश्चन इज the approximate wavelength of the photon of energy 2.48 electron volt is 500 angstrom, 5000 angstrom, 2000 angstrom या फिर 1000 angstrom। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 12400 ओवर वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। अगर वेवलेंथ इन नैनोमीटर होती है तो फिर 1 0 यहाँ से कम हो जाता है, 1240 ओवर वेवलेंथ इन नैनोमीटर। तो अब ये एंगस्ट्रॉम में है तो ऊपर 12400 आ जाएगा, राइट। सो यहाँ से वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम कितनी आ जाएगी हमारे पास, 12400, और ये 2.48 है, आपको कभी भी एक्जैक्ट वैल्यू नहीं यूज़ करनी होती है, आपको अप्रॉक्सीमेशन लेनी है। तो ये कितना आ जाएगा जी, ये 2.5 आ जाएगा, राइट। अब ये 2.5 आ गया, तो इफ अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सो हाउ कैन यू सॉल्व इट, राइट। सो ये 0.10, एक पॉइंट खत्म हो गया, ये ऊपर 0 आ गया, तो ये आ गया 124 ओवर 25 इंटू 10⁻3। अब जरा देखिए, इफ इट इज 125, तो 125 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है, 5 होता, इंटू 10⁻3, यानी कि ये आ जाता 5000। और ये वेवलेंथ किसमें आती है, एंगस्ट्रॉम में, इधर वेवलेंथ किसमें है, एंगस्ट्रॉम। सो वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम इज 5000, सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। वंस अगेन आप देखिए, थोड़ी सी बेईमानी करने से, अप्रॉक्सीमेशन करने से मीन्स यू कैन रीच द करेक्ट आंसर वेरी इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट बीम A इज ट्वाइस दैट ऑफ लाइट बीम B, FA इज 2 times FB, राइट। द रेशो ऑफ EA ओवर EB, सो यहाँ से FA ओवर FB का रेशो क्या लेंगे आपको, 2:1 आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि E इज इक्वल टू HF, सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। सो इसका मतलब है कि EA ओवर EB जो हमने मालूम करना था, ये बराबर होगा FA ओवर FB एंड दैट इज 2:1। सो वेयर इज 2:1, देयर इज 2:1, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सिमिलरली वी हैव फर्दर क्वेश्चंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड द क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन इन द n is equal to 1 orbit of hydrogen atom is bound by 13.6 electron volt. If hydrogen atom is in n is equal to 3 state, how much energy is required to ionize it? तो पहले तो देखिए कि किसी भी सेल में जो एनर्जी है, जितनी इलेक्ट्रॉन की उस सेल में एनर्जी होती है उतनी ही एनर्जी उसको उसे आयोनाइज करने के लिए चाहिए होती है। यानी कि अगर इफ यू टॉक अबाउट n is equal to 1, सो En is equal to ये E0 कितना हो जाएगा 13.6, इसको ऐसे लिखेंगे। अगर सवाल होता है कि पहले सेल से आयोनाइज करना है उसको, तो फिर कितनी एनर्जी चाहिए होती है आपको 1 स्क्वायर, सो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी टोटल एनर्जी है। तो आयोनाइज करने के लिए माइनस साइन रिक्वायर्स एनर्जी फ्रॉम यू, तो आयोनाइज करने के लिए आपको इतनी ही एनर्जी से देनी पड़ती। अब उसका क्वेश्चन ये है कि इफ द हाइड्रोजन एटम इज इन द थर्ड स्टेट, तो देखिए En इज इक्वल टू माइनस E0 ओवर n की जगह पे आप 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 13.6 ओवर 9। अब देखें ऑप्शंस, देखें ऑप्शन यानी 13.6 या 4.453, 3.4 या 1.5। अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको, आपको विदाउट सोल्यूशन पता लग जाना चाहिए कि जो आंसर है वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। सो यू डू नॉट नीड टू कैलकुलेट इट। एंटी टेस्ट में जो क्वेश्चन दे रहा है उसको भी पता है कि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, एंड आई नो कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बीन फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ कैलकुलेशन। अब उसमें आपने सर्वाइव कैसे करना है, अपनी अप्रोक्सीमेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं, आपको कैलकुलेट करके अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर एंटी टेस्ट में आपका दो चीजों से मुकाबला होता है, क्वेश्चन से भी होता है, टाइम से भी होता है। सो अगर आप अपनी अप्रोक्सीमेशन को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो विदाउट कैलकुलेशन यू कैन रीच द आंसर। सो 13.6 ओवर 9 इज 1 पॉइंट समथिंग, सो 1 पॉइंट समथिंग इज डेल्टा, सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम एमिट्स फोटोन ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो आप जानते हैं कि E इज इक्वल टू HF, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मींस हाईएस्ट एनर्जी, राइट। सो ऑप्शंस आर n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 2 या n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या फर्क है, देखिए उसने लिखा एमिट फोटोन, तो फोटोन एमिट कब होगा, 1 से 2 में जाने में नहीं होगा, 2 से 1 में आने होगा। तो स्ट्रेट अवे ये वाला जो ऑप्शन है या ये वाला जो ऑप्शन है ये तो कैंसिल आउट हो गया, और डेल्टा इज n इज इक्वल टू 6 टू n इज इक्वल टू 2। सो अगर हम इसकी एनर्जी डायग्राम बनाएं जो हमने पहले भी बनाई थी, दिस इज n इज इक्वल टू 1, दिस इज n इज इक्वल टू 2, दिस इज n इज इक्वल टू 3, दिस इज n इज इक्वल टू 4, राइट, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो आपको मैंने बताया था सबसे ज्यादा एनर्जी का गैप किसमें होता है, दूसरे और पहले शेल में होता है। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब है मैक्सिमम एनर्जी, तो दूसरे से पहले शेल के दरमियान जो ट्रांजिशन होगी तो उसको हम उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। मैंने आपको इसमें एक तरीका बताया था कि देखना है कि डेस्टिनेशन पॉइंट यानी कि जहां पे एंडिंग हो रही है वो सबसे कम किसका है, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो डेस्टिनेशन पॉइंट सबसे कम इसका है, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा अगर मेरे पास दो ऑप्शन होते, एक होता 2 से 1 और एक होता 3 से 1, अब क्या करेंगे, अब देखें डेस्टिनेशन पॉइंट तो दोनों का 1 है, अगर डेस्टिनेशन पॉइंट सेम हो तो फिर ये देखते होते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है। वो जाहिर बात है, आप यहाँ से देख लीजिए, एक फोटोन दूसरे से पहले शेल में आया है और दूसरा तीसरे से पहले शेल में आया है, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जो तीसरे से पहले शेल में आया। तो दो रूल्स मैंने आपको बताया इस तरह के क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए। सबसे पहले देखेंगे डेस्टिनेशन पॉइंट किसका कम है, और अगर डेस्टिनेशन पॉइंट सेम है तो फिर देखें सोर्स पॉइंट किसका ज्यादा है, उसके ज्यादा मतलब कि किसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है सोर्स में से। तो जाहिर बात है 3 रेशो होता है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा इन द गिवन क्वेश्चन द आंसर इज बीटा, दैट इज n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1। सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 19 में जब आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन की एक्सप्लेनेशन पढ़ी, तो उसमें आपको पता लगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इट कैन ऑल्सो बिहेव लाइक पार्टिकल। सो विक्टर डी ब्रोगली ने ये सोचना शुरू किया कि इफ वेव कैन शो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज, तो क्या पार्टिकल जो है वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं, एंड द आंसर इज यस। उसका जो हाइपोथेसिस था वो ये था कि एवरी मूविंग पार्टिकल ऑफ सर्टेन मोमेंटम हैज सम पर्टिकुलर वेवलेंथ दैट इज लैम्डा, और इसको हम डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बोलते हैं। सो उसने कहा कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज वेवलेंथ, ये उसका हाइपोथेसिस था जिसको बाद में 2 एक्सपेरिमेंट ने सच साबित कर दिखाया। एक तो आपकी बुक में है डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन बीइंग अ पार्टिकल, यस इट कैन बीइंग अ पार्टिकल एक्ट लाइक अ वेव, जिसमें आपने देखा कि निकल क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन की डायफ्रैक्शन करवाई गई, और आप जानते हैं कि जो डायफ्रैक्शन है ये वेव रिलेटेड फिनोमेना है, पार्टिकल्स का काम डायफ्रैक्ट करना नहीं है। सो अगर आप डिफाइन करें डी ब्रोगली वेव्स को, तो दीज आर द वेव्स दैट आर एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल्स। मोमेंटम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मूविंग पार्टिकल एंड लैम्डा इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी को इस इक्वेशन में शो करवाया गया। इसी तरीके से अब आप इस फॉर्मूले को मुख्तलिफ तरीकों से लिख सकते हैं, राइट। आप इसको h ओवर p की जगह आप mv भी लिख सकते हैं। अच्छा अब देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है होता है हाफ mv स्क्वायर, राइट। m से मल्टीप्लाई कर दें, m से डिवाइड कर दें तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है m स्क्वायर v स्क्वायर ओवर 2m, हमने पहले भी किया हुआ है। दिस इज मोमेंटम स्क्वायर, दिस इज p स्क्वायर। सो यहाँ से p को आप लिख सकते हैं 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर रूट। तो अगर ये वाली वैल्यू आप मोमेंटम की इधर पुट कर दें तो फिर ये भी रिलेशन आपके पास आ गया, ये भी आ गया, और इस तरीके से आपके पास 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी भी आ गया, राइट, स्क्वायर रूट। तो ये भी डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन आ गया जी। इसके बाद ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हो सकती है, ये जो एनर्जी है ये Q डेल्टा V में भी, चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूँ ना, तो चार्ज पार्टिकल के लिए इस एनर्जी को आप लिख सकते हैं QV, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। सो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या डेटा है, उसी डेटा की मुनासबत से यू कैन यूज एनी फार्मूला विच यू कैन। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं अबाउट दी डी ब्रोगली वेव्स जिनको हम पढ़ लेते हैं, और उसके बाद इससे रिलेटेड MCQs की प्रैक्टिस भी करेंगे। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अ मूविंग पार्टिकल, मूविंग मटेरियल पार्टिकल हैव समटाइम्स एक्ट एज अ वेव एंड समटाइम एक्ट एज अ पार्टिकल। वेव पार्टिकल डुअलिटी की बात की जा रही है। द वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव, और डी ब्रोगली वेव चैप्टर नंबर 8 में भी हमने पढ़ा था। द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव एसोसिएटेड विद द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इट लाइज इन दी 10⁻10 मीटर, और 10⁻10 मीटर को आप एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। ओके, सो मैटर वेव्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, राइट। और क्योंकि अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि मैटर वेव क्योंकि इनको मटेरियल की जरूरत नहीं भी होती, तो इसलिए वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं, इसलिए आप इनको मैकेनिकल भी नहीं कह सकते। तो मैटर वेव इज नीदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉर दे आर मैकेनिकल। सो डी ब्रोगली और मैटर वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑन द मटेरियल पार्टिकल, यानी कि चार्ज पार्टिकल को चार्ज हो चाहे ना हो, उसकी अगर वो मूव करेगा तो उसकी वेवलेंथ बनेगी। इट मीन दैट मैटर वेव ऑफ डी ब्रोगली वेव इज एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल, चाहे वो चार्ज है चाहे नहीं है, उसकी मैटर वेव बनेगी। So practical observation of the matter wave is possible only when the de Broglie wavelength is of the order of size of the particles, यानी कि जो पार्टिकल का साइज है उसकी वेवलेंथ भी वही बनेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसी वेव पार्टिकल डुअलिटी पे वर्क करती है। मैटर वेव्स कैन प्रोपेगेट इन वैक्यूम, सो दे आर नॉट मैकेनिकल। मैंने बताया ना पहले, ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना ही है मैकेनिकल।
इसके अलावा नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेव्स एसोसिएटेड विद द nth ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज n। फर्स्ट ऑर्बिट में n = 1 में कितनी डी ब्रोगली वेव्स बनेगी? एक। दूसरे ऑर्बिट में कितनी बनेगी? 3। ये जरा देखिए, ये पहला ऑर्बिट है। अब देखिए एक वेवलेंथ में कितने लूप्स होते हैं? एक वेवलेंथ में 2 लूप्स होते हैं। इसका मतलब है कि पहले ऑर्बिट में कितने लूप्स बनेंगे? 2 बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से n = 1, फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी? 1। कितने लूप्स बनेंगे? लूप्स कितने बनेंगे? लूप्स आप देखिएगा बुक से, 2 बनेंगे। दूसरे ऑर्बिट में कितनी डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी? 2। लूप्स कितने बनेंगे? 4। तीसरे ऑर्बिट में कितनी डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी? 3। लूप्स कितने बनेंगे? 6। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। सो इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, ओनली दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस आर स्टेबल हुज सर्कमफेरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी कि n लैम्डा के बराबर होगा 2πr। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो है उसमें या एक वेवलेंथ, एक डी ब्रोगली वेवलेंथ बनेगी, या 2 डी ब्रोगली वेवलेंथ बनेगी, या 3 डी ब्रोगली वेवलेंथ बनेगी। एक वेवलेंथ में मैंने आपको बताया 2 लूप्स बनेंगे, 2 में 4, 3 में 6। तो ये ऊपर वाले पॉइंट से ही रिलेट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इनको लिख लीजिए। देखें, हमने अभी ये जो है वो डिस्कस किया कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है ऑफ द चार्ज पार्टिकल, उसको हमने कैसे लिखना है? उसको हमने लिखना है लैम्डा इज इक्वल टू h/2m/q_v स्क्वायर रूट, राइट। अब देखिए h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, यहाँ पर m आएगा। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज मास ऑफ द पार्टिकल, q इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल। तो जो वेरिएबल चीज़ है वो तो सिर्फ टेंशन डिफरेंस है ना। अगर मैं इस सारे को सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन के लिए जो फैक्टर आता है वो आता है 12.27। ये जो वेवलेंथ है ये एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट की हुई है, राइट। तो उसमें आप देखिए कि कितना आसान हो गया अगर आप ये वाले फार्मूला याद रख लें। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन है हमने इसको एक्सेलरेट किया है 4 वोल्ट से, तो यहाँ रखें 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो 12.27/2 एंगस्ट्रॉम की उसकी वेवलेंथ होगी। यानी कि ये जो फार्मूलाज हैं इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज दिया हुआ हो तो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ को मालूम कर सकते हैं। और आप एक चीज और भी देख सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन है उसकी जो वेवलेंथ है वो डबल है एज कंपेयर टू द अल्फा पार्टिकल। सो अगर आप ये फार्मूलाज को फिंगरटिप्स पे रखते हैं तो यू कैन इजीली सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन देखिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। सो ये देखें, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने क्या निकाली थी जी? 12.27 ओवर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में आएगी। तो अब क्वेश्चन क्या है जी कि उसको 100 वोल्ट तक एक्सेलरेट करवाया, तो 12.27 ओवर 100 का स्क्वायर रूट, तो ये कितना हो जाएगा जी? 10 आ जाएगा। सो इट मीन क्या आ जाएगा? 1.227 एंगस्ट्रॉम। सो 13.2 एंगस्ट्रॉम, 1.23, 123 एंड 0.123। तो नियरेस्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। सो दैट इज 1.23 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट the de Broglie waves for the Bohr's first orbit of the circumference 2πr, the de Broglie wavelength of the revolving electron will be। so कितना आ जाएगा? फर्स्ट ऑर्बिट है तो फिर de Broglie wavelength किसके बराबर होता है? n हमने कहा था कि वो n लैम्डा के बराबर होगा। तो क्योंकि जो पहली वेवलेंथ है तो उसमें सर्कमफेरेंस किसके बराबर होगा? 2πr, और वो n लैम्डा के बराबर। तो de Broglie wavelength किसके बराबर आ जाएगी? 2πr के बराबर आ जाएगी। अल्फा इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन देखिएगा, स्टील बॉल ऑफ मास 1 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, इट्स de Broglie wavelength। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv है। सो hp mb 1 है और v भी 1 है, तो दैट इज वाई लैम्डा इज 6.63 × 10⁻34 मीटर। इसलिए अब आप देख सकते हैं कि क्यों हमें स्टील बॉल की वेवलेंथ जो है वो हमें नजर नहीं आती, बिकॉज वो जो हमारा विजिबल रीजन है 400 से लेकर 730 नैनोमीटर वाला वो उससे बाहर है। सो दैट इज वाई जब एक स्टील बॉल जो है वो मूव करती है तो हमें उसकी वेवलेंथ, उसकी मैटर वेव, उसकी de Broglie वेवलेंथ जो है वो नजर नहीं आती। सो वो इसके बराबर होगी, जैसे हमने देखा। तो अल्फा इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना है जी? m है। व्हेन एक्सेलरेट्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v, द de Broglie वेवलेंथ इज लैम्डा। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको आप लैम्डा कह दीजिए। द de Broglie वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन, लैम्डा पी आपने मालूम करनी है, जबकि मास ऑफ द प्रोटॉन जो है, मास ऑफ प्रोटॉन उसको कहा गया है कैपिटल M, राइट। सो अब देखिए लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर आप लिख लें 2mq × v स्क्वायर रूट। ये मैंने ये फार्मूला क्यों कहा? सेम पोटेंशियल डिफरेंस कहा गया है, यानी कि जिस पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट किया गया है उसी पोटेंशियल डिफरेंस से प्रोटॉन भी एक्सेलरेट किया गया। अब देखें उनके लिए ये भी सेम हो गया, चार्ज भी दोनों का सेम है। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास स्क्वायर रूट आ गया। सो हमने लैम्डा पी मालूम करना है, लैम्डा पी ओवर लैम्डा ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ me ओवर mp। सो लैम्डा पी विल बी इक्वल टू लैम्डा ई क्या है जी? लैम्डा me को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है जी? स्मॉल ई से, और mp को किससे जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है? mp को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी लैम्डा इनटू स्मॉल m ओवर कैपिटल M स्क्वायर रूट। सो बीटा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उसको भी देखिए जरा। एंड द क्वेश्चन इज an electron and a proton have the same de Broglie wavelength, then the kinetic energy of electron is 0, b infinity equal to that of kinetic energy of proton or greater than the kinetic energy of proton। देखिए, so lambda is h over 2me square root भी होता है, ये kinetic energy है। lambda square h over 2me के, ये h square हो जाएगा। यहाँ से जो e के है that will be equal to h square over 2m into lambda square। क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम de Broglie wavelength, ये सेम है, ये वैसे कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि जिसका पार्टिकल का मास कम होगा उसकी kinetic energy ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है, so kinetic energy of electron will be greater than the kinetic energy of the proton। सो डियर स्टूडेंट, दैट इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। मॉडर्न फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ लिया है, एनर्जी ऑफ द फोटॉन पढ़ लिया।